Hello students, welcome to the chemistry class. So today we're going to discuss about the topic of chapter 2 solutions, that is colligative properties. So colligative properties होती क्या हैं और ये बहुत ही important topic है, इसके बारे में हम इसमें वीडियो में आज स्टडी करेंगे. Colligative properties, the properties of the solutions which depends only on the number of solute particles but not on the nature of the solute. तो इसकी जो डेफिनेशन है सबसे पहले ये याद करनी है. अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसके बाद बाकी के इसके 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से. तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें वो प्रॉपर्टीज सोल्यूशंस की, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि सोल्यूशंस जो होते हैं वो 2 चीज़ों से बने होते हैं, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट. इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, सोल्यूशन. तो सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, मतलब कि उसका नंबर कितना है, 2, 3, 4 वट एवर, इसके नंबर पे डिपेंड करती है. बट इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि उसमें कौन सा सोल्यूट ऐड करा हुआ है, किस तरह का सोल्यूट ऐड करा हुआ और क्या है वो. ठीक है, सो नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती. इस वजह से इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. तो इसके आगे 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नेक्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके. तो सबसे पहले आ गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस करा था. क्या होता है कि जो प्रेशर ऊपर इक्विलिब्रियम में और नीचे वाले सोल्यूशन में जो बनता है, जैसे कि ये नीचे सोल्यूशन है और ऊपर इसकी जो भाप बनती है, तो इसमें इन दोनों में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ऊपर वेपर प्रेशर. वेपर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पे, तो उसमें रिलेटिव लोअरिंग आती है, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो कम आती है, लोअर हो जाती है. कैसे होती है वो इसमें हम पढ़ेंगे. वेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जब मतलब सोल्यूट जो है वो आपस में मिक्स नहीं हो सकता जब हम उसको सॉल्वेंट में ऐड करते हैं. सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या होएगा, डिक्रीजेस करेगा. नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होएगा, डिक्रीज करेगा, कम होएगा. तो उसके लिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं वो सपोज करी हुई हैं. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन P, मतलब जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसको हमने क्या सपोज कर लिया, P विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट PA, और सॉल्वेंट वाले को हमने PA से डिनोट करा ओवर द सोल्यूशन. तो इसमें आपको जो चीज़ें आगे सारा हमने फॉर्मूला वगैरह करना है, तो इसमें याद रखने के लिए आपको एक चीज़ मेंशन करनी होगी, या नोट कर लो आप इसको, इसमें कि जो सोल्यूट होता है उसको हम डिनोट करते हैं B से, और जो होता है सॉल्वेंट उसको हम डिनोट करते हैं A से. तो ये हर एक में हम सेम फॉलो करेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है. इससे जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो फिर करेक्ट आएंगी. ठीक, आप इसकी डेरिवेशन कर सकते हो. तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेपर प्रेशर उन्होंने बोला है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के. तो P ये सोल्यूशन का हो गया, किसके इक्वल है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के. सो ये एक फॉर्मूला बन गया. नेक्स्ट, बट अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ हमने पढ़ा था कि जिसमें 2 चीज़ें होती है, डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि कम होती हैं और ज़्यादा होती हैं वैल्यूज़. तो मतलब जो कि रोल्स लॉ फॉलो करते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड स्मॉल फ्रैक्शन. तो ये फॉर्मूला हम पीछे भी करके आए हैं. PA मतलब सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट, जिसको हम नोट के साथ डिनोट करते हैं, एंड इट्स स्मॉल फ्रैक्शन जो कि XA, क्योंकि वो भी हमने सॉल्वेंट का लिया है, और दोनों का क्या लेना है, प्रोडक्ट, तो इसके इक्वल होएगा. ऐसे ही हमने ऊपर भी एक ही करी वैल्यू, P इज इक्वल टू PA, और PA की वैल्यू यहाँ पे लिख दी. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू P नोट A इंटू XA लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम इसको 1 सपोज कर लेंगे, या 13 जैसे ये अकॉर्डिंग टू द बुक दिया हुआ है, तो आप 1 सपोज कर लो इसको. सिंस XA इज ऑलवेज लेस देन 1, अब हमेशा मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से क्या आती है, कम आती है. ठीक है, सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द PA नोट. अगर X की वैल्यू कम आएगी तो PA नोट की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी. दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन, ये जो डेल्टा होता है ये चेंज के लिए डिनोट करते हैं, यहाँ पे सिंबल ऐसे शो करा हुआ है, डेल्टा PA वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू
वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्ट में से हमने सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को माइनस कर दिया, तो इसमें से हम चेंज निकाल सकते हैं ऐसे। अगर हम पी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, वो क्या थी ऊपर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, वो यहाँ पे हमने पुट कर दी। दोनों में पी ए जो है पी ए नॉट कॉमन है, पी ए नॉट बाहर रख लिया, 1 माइनस एक्स ए बन गया। बट 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये हमने सबसे पहले डिस्कस करा था कि मोल फ्रैक्शन हम इस तरह निकाल सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द यूनिटी। एक फॉर्मूला करा था जिसमें हमने इसको यूनिटी के इक्वल रखा था, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते थे। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स बी के। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स नॉट पी ए नॉट इंटू एक्स बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी ए नोट की वैल्यू इसके नीचे, पी वाली जो है वैल्यूज एक तरफ कर दी, एक्स बी एक तरफ कर दी, तो क्या बन गया डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नोट। और अगर हम इसको चेंज वैल्यू जो हमने अभी करी थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग का मतलब क्या होता है कि वैल्यू हमेशा क्या आती है, कम। कम कैसे आती है, माइनस करके आती है। किसको माइनस करना है, प्योर सॉल्ट में से नॉर्मल वेपर प्रेशर को माइनस कर देंगे सॉल्वेंट के, अपॉन प्योर वाला इज इक्वल टू एक्स पी। तो ये क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये इसका फॉर्मूला, ये आपको याद करना है। तो पी ए नॉट माइनस पी ए, दैट इज डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, रिप्रेजेंट्स द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सोल्यूशन। मतलब ये लोअरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू मिल रही है। तो इसको हम इसकी डिफाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दस द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडल सोल्यूशन। एक आइडल सोल्यूशन की रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है, जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू किसके इक्वल आई है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। इट मे बी नोटेड दैट इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स, मतलब एक सोल्यूशन लेंगे, अगर उसमें हम ज़्यादा सारे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स ऐड कर देंगे जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, तो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शंस के सम पे। सबका जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा, जैसे इसका एक्स बी ऐसी एक्स ए एक्स सी निकला, तो सबको क्या करेंगे, हम सम कर देंगे और डिफरेंट सोल्यूट्स का, तो उससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है, तो ये तो हमने जनरल पढ़ा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है। अब इसके साथ क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन यू डिटरमिन दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने अभी पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक टाइप क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके बारे में हमने पढ़ लिया, उन्होंने कहा कि ये प्रूव करके बताओ कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो नंबर पे डिपेंड करना मतलब क्या होएगा, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो ये नंबर पे डिपेंड करती है किसी चीज़ से। तो अगर हम इसकी इक्वेशन देखें, तो इक्वेशन में ये तो वेपर प्रेशर हो गया, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल इज द नंबर, राइट। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द मोलर कंसेंट्रेशन। तो मोलर मतलब मोल फ्रैक्शन इज मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, राइट, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर। मतलब वो सिर्फ मोल्स पे डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू पे, नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो हम इसको लिख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो हम इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कि ये नंबर पे डिपेंड करती है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब अब वेपर प्रेशर जो है वो हमने अभी पढ़ा है कि ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है, तो हम इससे मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। यही फॉर्मूला करा था हमने पीछे। तो सपोज करो कि डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी क्या है, वेट्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। मैंने अभी बताया आपको कि जो ए है उसको हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट, और बी जो है उसको क्या लेंगे हम, सोल्यूट। तो अगर इसका वेट निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए। अगर सोल्यूट का वेट निकालना है तो उसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी। एम ए और एम बी क्या होएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। तो ये इनके मोलर मासेस हो गई, इनका वेट हो गया। तो मोल फ्रैक्शन को हम जैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला हमने पीछे करा हुआ, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। एक्स बी मतलब अगर हमने सोल्यूट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो उसको हम कैसे लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, प्लस मतलब दोनों का टोटल लेना था, सोल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर का, अपॉन जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। सो एन ए और एन बी क्या है, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट रिस्पेक्टिवली।
तो Na की वैल्यू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो वेट और मोलर मास पे डिपेंड करते हैं ना। N को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, अगर हमने A का निकालना W/Ma, B का निकालना W/Mb, तो हम XB की वैल्यू में इस इक्वेशन में हम NB और Na की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये क्या आ गई, WB/MB, और यहाँ पे WA/Ma प्लस WB/MB, राइट, टोटल ले लिया दोनों का। नेक्स्ट आ गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला निकालना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P0A माइनस PA/P0A, यहाँ पे XA लिखते थे ना हम, तो यहाँ पे हम XA की जगह क्या लिखेंगे, जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमने अभी पीछे निकाली है वो यहाँ पे लिख देंगे। सर अगर डिल्यूट जो सोल्यूशंस हैं वो डिल्यूट नेचर के हैं, मतलब उनमें पानी ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो NB की वैल्यू मतलब सॉल्वेंट की वैल्यू क्या होएगी, यहाँ पे सॉल्वेंट की वैल्यू ज़्यादा होएगी, सोल्यूट की वैल्यू कम होएगी। सो NB इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू Na, राइट, मतलब सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी यहाँ पे कम होगी, सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होगी ज़्यादा। तो NB इज़ सोल्यूट इज़ वेरी स्मॉल, उसकी वैल्यू कम होगी एज़ कम्पेयर टू Na। सो NB कैन बी निगलेक्टेड, तो हम इसमें से NB को जो है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Na प्लस NB दोनों का इक्वल, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट टू Na, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है, माइनर सी है, 0.000 कुछ, तो इसको हम निगलेक्ट भी कर दें तो भी ठीक है, इसलिए Na के इक्वल आ जाएगी ये दोनों की वैल्यू। 10 यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दो, P0A माइनस PA/P0A, राइट, इज इक्वल टू NB/Na। हमने टोटल नहीं लिया, हमने सीधा ही लिख दिया। अब NB की वैल्यू क्या थी वो लिख दी, Na की वैल्यू W/Ma। यहाँ पे इन दोनों को जैसे ये रेशो में दिए हुए हैं तो ये ऊपर नीचे चले जाएंगे, WB/Ma/WA/MB, तो ये इसके इक्वल आ जाएगी, राइट। तो अब हमने इसमें से वैल्यू किसकी निकालनी थी, मोलर मास की। मोलर मास किसका निकालना हमने, सोल्यूट का। तो MB उसको इससे नोट करते थे ना, तो MB को एक साइड रख लो, बाकी सबको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्या आ गया, P0A माइनस PA/P, राइट, और नीचे क्या आ गया उसके साथ ही WA, यहाँ पे ये इसके साथ आ गया WA, ऊपर क्या रहेगा WB/Ma, यहाँ पे ऊपर आ गया है। तो इससे हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। दस द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट कैन बी डिटरमाइंड इफ़ अदर क्वांटिटीज़, जैसे कि अगर हमें ये पता होंगी, नोन होंगी हमें ये वैल्यूज़, तो हम इजीली मोलर मास सोल्यूट का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में एग्जाम्स में, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर लेना, इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो न्यूमेरिकल पार्ट भी दिए हुए हैं, तो जितने भी NCERT के क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं और पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और इजी वाले जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते वो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 32, 33, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको एग्ज़ाम्स के लिए करने ज़रूरी है। एग्जाम्पल नंबर 35। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, हमने पीछे कह रहा है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअर होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, एलिवेट होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, सबसे पहले इट इज़ द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल हो जाए किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब टेम्परेचर ये वाला इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो पानी अपने आप ही क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, या कोई भी चीज़ होती है वो बॉयल होना शुरू हो जाती है अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो। नेक्स्ट जैसे इसमें हमने फॉर्मूला पीछे भी करा था एक प्योर स्टेट वाला, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी डेल्टा TB, मतलब TB इज़ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर जिसको हम बोल देते हैं। तो अगर उसमें चेंज आता है तो उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। चेंज लाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल में से प्योर वाले को माइनस कर देंगे, TB माइनस TB नॉट, तो इससे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें एलिवेशन की बात करी हुई है तो हम इसमें प्योर, पिछले हमने जो करा था उसमें प्योर में से हम नॉर्मल वाले को माइनस करते हैं, अब हम नॉर्मल में से प्योर वाले को माइनस करेंगे, तो इससे हम एलिवेशन कितना हुआ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो एक ये फॉर्मूला जब आप करते हो तो इसके साथ ही ये ग्राफ बना हुआ है, इसको समझना भी ज़रूरी है, जैसे कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है। अब वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे A to B एक सोल्यूशन है, इसकी जो ग्राफ है वो इस तरह जा रहा है, ये सोलवेंट का ग्राफ है। ऐसी सोल्यूशन है C to D जा रहा है, वो Y से डिनोट करा हुआ है। अब ये जो दोनों ग्राफ्स ऊपर को जा रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोल देते हैं,
चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर में जो चेंज आता है डेल्टा टीबी से डिनोट करा हुआ है, टीबी नॉट माइनस टीबी। तो एक सॉल्वेंट का हमने ग्राफ लिया हुआ है, एक सोल्यूशन का लिया है, दोनों की जो यहाँ पे रेज हैं जा रही हैं ऊपर को, तो उन दोनों में जो डिफरेंस आ जाता है उसको हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इसको बोल देते हैं। और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चेंज आया है, प्रेशर पे चेंज आया है, उसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर चेंज, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेंज आता है जो। तो ये एक समझने के लिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। अब ये जो चेंज है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, देन उसके बाद जो डेल्टा टीबी की वैल्यू होती है वो मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। हमने क्योंकि एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करा है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है एक सोल्यूशन की, वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के ऊपर, मोलर के ऊपर, मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो व्हाट इज मोलर, दैट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kb इंटू m, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो kb आ जाएगा यहाँ पे, kb इज फॉर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर द बॉइलिंग पॉइंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल देते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम होता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये MCQs में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर सिंपल पूछ लेते हैं कि एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो किसका कांस्टेंट है, किसको बोला गया, केबी को बोला गया है। तो आप इससे याद कर सकते हो, MCQs में आता है क्वेश्चन। तो अगर इफ़ मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, यूनिटी 1 वैल्यू दी हुई है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, मतलब जो चेंज इन एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट आया है वो किसके इक्वल होएगा, उसके कांस्टेंट के। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, मतलब 1 मोलर सोल्यूशन के लिए, क्योंकि हमने वैल्यूज की 1 ली थी ना, तो उसमें जितना भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है दैट इज अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व होता है। तो जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ से आप डेफिनेशन ये भी कर सकते हो, साथ में ये जो है पॉइंट्स आपको साथ में ऐड करने पड़ेंगे अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट अगेन वही सेम चीज़ है कि इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि डेल्टा टीबी जो है वो मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसमें, ना कि उसके नेचर पे। सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ गया अगेन मोलर मास, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। जैसे मोलैलिटी का हमें फॉर्मूला पता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000, अगर ग्राम्स में गिवन है 1000 से मल्टीप्लाई करते थे हम, राइट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, W अपॉन, अभी हमने पीछे करा था N इज इक्वल टू W अपॉन M, राइट। तो हमने सोल्यूट के करने हैं, NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB, तो WB अपॉन MB यहाँ पे लिख लिया इंटू 1000, और जो सॉल्वेंट का होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, WA के साथ। सो इनकी वैल्यूज़ जो है M की वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, पीछे से फॉर्मूला लिया, वहाँ पे M की वैल्यू पुट कर दो, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू W, बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट अब हमने फाइंड आउट करना है, तो MB एक साइड पे रख लिया, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इससे हम बाकी MB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमें बाकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो गिवन है यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला है अगेन फॉर्मूला इन यूनिट्स में यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस फॉर्मूलेस को हम यूज़ करते हैं, तो ये आप अच्छे से याद कर सकते हो फॉर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। So students, this is the third property, that is depression in freezing point. अब हमने करा था एक relative lowering in वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, एलिवेशन होता है उसमें। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो नीचे जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एक ग्राफ आप देख सकते हो, A to B जा रहा है, थोड़ा इंक्रीज़ कर गया, B to C, फिर यहाँ पे भी इंक्रीज़ कर गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बीच में A से जब वो जा रहा होता है ऊपर, तो D और E यहाँ पे एक डिप्रेशन आ जाता है, मतलब वैसे उसका जो ग्राफ था ऐसे जा रहा था, अब उसके नीचे आ गया, लोअर आ गया सोल्यूशन का ग्राफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो फ्रोजन सॉल्वेंट जम गया, जमने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, फ्रीजिंग पॉइंट की कम आ गई। तो जो कम होने की वजह से दोनों में चेंज हम नोटिस करेंगे, तो चेंज हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, F इज़ फॉर द फ्रीजिंग टेम्परेचर, चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर TF एंड TF नॉट। तो इससे हम डिप्रेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है,
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, प्योर में से हम नॉर्मल वाले की वैल्यू को माइनस कर देंगे। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन मोलर सोल्यूशन के एफ एम, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के एफ एम आ जाएगा। तो यूनिट्स क्या होती हैं इसकी, के एफ की केल्विन पर मोल, डिग्री सेल्सियस पर मोलर। तो ये इसकी वैल्यूज दी हुई हैं, आप यूनिट्स हैं याद कर सकते हो। इसको हम और क्या बोलते हैं, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और यहाँ इसका दूसरा नाम है मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। पीछे क्या था, एबिलियोस्कोपिक, इसका क्या नाम है, क्रायोस्कोपिक। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यूज। अगर एम की वैल्यू अगेन इसमें 1 लेंगे तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, के एफ के इक्वल आ जाएगी। बाकी जो ये जो सारा सॉल्व करने का तरीका है वो बिल्कुल पीछे जैसा होता है, बस बी की जगह यहाँ पे एफ वर्ड आप यूज़ करोगे, बाकी सब सेम है। और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन भी दी हुई थी, वो भी आप इसके साथ ही कर सकते हो। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर, मतलब वो टेम्परेचर जब सॉलिड और लिक्विड दोनों की स्टेट जो है आपस में मिक्स हो सकती है, सेम वेपर प्रेशर क्रिएट करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है तो वो तो मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, दैट इज अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। क्योंकि अगेन ये मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एम। तो इसकी भी डेफिनेशन यहाँ से भी दी हुई है। ये पहले जो हमने करी थी वो फ्रीजिंग पॉइंट की थी, अब ये वाली जो डेफिनेशन है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की है। तो ये आपको याद करनी है फॉर द एग्जाम्स। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन के डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इज इट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप लिखोगे येस, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, दैट्स वाई। तो आप इसका ये आंसर दे सकते हो। देन अगेन इसमें भी हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो वेट ऑफ द सोल्यूट हम क्या लेंगे, WB ग्राम, वेट ऑफ द सॉल्वेंट WA ग्राम, मोलर मास MB। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। वैल्यूज इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, KF जो हमने पीछे फॉर्मूला करा था, डेल्टा DF इज इक्वल टू KF इंटू M, M की वैल्यू ये वाली जो है वो हमने पुट ऑन कर दी यहाँ पे। देन उसके बाद MB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको बाहर रखा और बाकी सारा फॉर्मूला लिख दिया। तो इससे अगर हमें बाकी वैल्यूज गिवन होगी तो हम मोलर मास जो सोल्यूट का वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन नीचे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं न्यूमेरिकल पार्ट के लिए, तो ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो आप इसको याद कर सकते हो। इसके साथ ही कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जो बार बार आता है एग्जाम्स में, और एंटी फ्रीज सोल्यूशंस भी हम इसको बोल देते हैं, जो ऊपर एक क्वेश्चन है इसके साथ ही है। एंटी फ्रीज सोल्यूशंस होते क्या हैं, वाटर इज़ यूज इन द रेडिएटर्स ऑफ द व्हीकल्स, मतलब पानी के जब गाड़ी वगैरह गर्म हो जाती है तो हम उसमें पानी ऐड करते हैं रेडिएटर में। इफ़ द व्हीकल इज़ टू बी यूज इन प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर इज़ लेस देन 0, अगर टेम्परेचर 0 से भी कम है तो वाटर वुड फ्रीज इन द रेडिएटर्स, पानी जम जाएगा उसमें। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम सर्टेन सब्सटेंसेस आर यूज इन द रेडिएटर सो दैट वाटर डज नॉट फ्रीज। अगर बहुत ही ठंडा इलाका है, अगर हम उसमें लेके जाते हैं गाड़ी को, तो पानी इसमें जम जाता है, तो उसको नॉर्मल रखने के लिए, जमने ना देने के लिए लो टेम्परेचर पे, हम उसमें क्या करते हैं, एंटी फ्रीज रेडिएटर सोल्यूशंस ऐड कर देते हैं। तो उसमें आ जाता है एग्जांपल इथिलीन ग्लाइकोल। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, नेम एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन, कौन सा होता है, एथिलीन ग्लाइकोल। इन वाटर इज कॉमनली यूज्ड इन कार रेडिएटर्स विच लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। So freezing point can be lowered to the desired extent by changing the amount of the ethylene glycol। मतलब अगर इसकी अमाउंट हम चेंज करते रहेंगे तो इसकी वैल्यू को हम लोअर कर सकते हैं, इसके पॉइंट को। एक क्वेश्चन आता है कि जैसे बर्फ़ जम जाती है पहाड़ी इलाकों में, रास्तों में जब ज़्यादा ठंड होती है तो स्नो आ जाती है वहाँ पे, तो वहाँ से गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उसको क्लियर करने के लिए स्नो को क्या ऐड करते हैं, इन कोल्ड कंट्रीज कॉमन सॉल्ट NaCl या फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 are used to clear snow on the roads। Again reasoning question 1 or 2 marks। This is because ऐसा क्या होता है इसमें, ये क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को टू सच एन एक्सटेंट दैट वाटर कैन नॉट फ्रीज टू फॉर्म द आइस। मतलब पानी जो है वो जमता नहीं है आइस बनाने के लिए, हैंस इट मेल्ट्स ऑफ ईजिली वो मेल्ट कर जाता है एंड एट द प्रिवेलिंग टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर वहाँ पे होएगा वो ईजिली इसको मेल्ट कर देगा।
So students, this is the fourth point of the colligative property, that is osmosis and osmotic pressure. What is osmosis? It is another colligative property. Before we discuss about the osmotic pressure, अगर हमने osmotic pressure के बारे में पढ़ना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि osmosis क्या होती है. So osmosis is a phenomenon was studied for the first time by Abbé Nollet. ठीक है, so उसने स्टडी करा था 1748 में. अब उसने करा क्या था इसमें कि एक एक्वा सोल्यूशन लिया शुगर का, उसको एक इन्वर्टेड थीसल फनल में रख दिया, जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है इसका डायग्राम कि ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है. तो इसमें क्या करा, थीसल फनल है. थीसल फनल जो है नीचे से राउंड होती है ऐसे और ऊपर से स्ट्रेट होती है, नैरो होती है. तो उसको वाटर में रख दिया और उसके अंदर क्या डाल दिया, शुगर सोल्यूशन डाल दिया. एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर प्लेस्ड इन इन्वर्टेड थीसल फनल में उल्टी रख के उसमें रख दिया, डाल दिया सोल्यूशन. और इसमें क्या करा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी जिसको हम SPM बोल देते हैं. सेमी मतलब हाफ, परमिएबल जिसमें से पास कर सकती है लेकिन लिमिटेड चीज़ें पास करती हैं. मतलब ये जो वाली मेम्ब्रेन है, ये वाला सोल्यूशन और ये बाहर वाला वाटर सोल्यूशन जो है, ये दोनों आपस में अदरवाइज मिक्स हो जाते, लेकिन यहाँ पे परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ ही चीज़ें इसमें से पास होती है, सारी नहीं होती, राइट. सच एज एनिमल ब्लैडर और पार्कमैन पेपर. और क्वेश्चन आता है कि SPM के एग्जाम्पल कौन से होते हैं. जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो किस किस चीज़ से बन सकती है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, एनिमल ब्लैडर से बनती है. और दूसरा कोई पेपर होता है उसका नाम है पार्कमैन पेपर, जिसमें से वो इजीली पास नहीं कर पाते, जैसे कि ऑयल लगा हो जिसमें से. अटैच टू इट्स बॉटम, इसके नीचे बॉटम पे रख दिया हमने. सो द थीसल फनल इज लोअर्ड इनटू अ बीकर कंटेनिंग वाटर. अब उसको लोअर करके मतलब उल्टा करके किस में रखा, पानी वाले बीकर में रख दिया. द मेम्ब्रेन इज सच दैट इट अलाउज ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड नॉट ऑफ द सोल्यूट टू पास थ्रू इट. मतलब मेम्ब्रेन ऐसी है कि इसमें से पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जा सकते हैं इसमें, लेकिन सोल्यूट के सॉलिड पार्ट जो होगा वो नहीं जा सकता. दस देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन. मतलब इसमें सिर्फ वाटर जो है वही जा सकता है, सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं जाएंगे. एज अ रिजल्ट वाटर पासिस इनटू द थीसल फनल एंड लेवल ऑफ सोल्यूशन इन द थीसल फनल राइजेज ग्रेजुअली. अगर यही चीज़ है तो बाहर का जो पानी है वो थीसल फनल में जाएगा, तो उसकी वजह से इसका जो लेवल देखो आप राइज कर गया. नेक्स्ट डायग्राम में पानी जो है वो थीसल फनल में जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेम्ब्रेन लगी हुई है वो पानी को अलाउ करती है जाने के लिए, तो पानी का लेवल राइज कर गया थीसल फनल में. एज अ रिजल्ट वाटर पासिस इनटू द थीसल फनल एंड द लेवल ऑफ सोल्यूशन इन द थीसल फनल राइजेस ग्रेजुअली. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. मतलब जब ज़्यादा कंसेंट्रेशन से पानी लोअर कंसेंट्रेशन में जाता है, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी है ना, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लेस कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन टू अ मोर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये इसको आप यहाँ से याद भी कर सकते हो, ये कर लो चाहे ये कर लो, इजीली याद करना, यहाँ से इजी आपको दिया हुआ है करने के लिए. देन उसके बाद यहाँ पे आगे डिफरेंस टेबल दिया हुआ है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का. अब दोनों में जो है वो मूवमेंट होती है, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जो ऑस्मोसिस है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है जैसे हमने अभी पढ़ा. जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन इज ऑल्सो मूवमेंट, पर इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होती. तो नेक्स्ट आगे ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पे सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं. यहाँ पे सोल्यूट के लिए भी और सॉल्वेंट के लिए भी, दोनों के लिए डिफ्यूजन मेथड यूज़ कर सकते हैं. इन ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इनटू रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन. लोअर टू हायर जाता है. इसमें जो डिफ्यूजन है मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, हायर टू लोअर. ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू सोल्यूशंस ओनली, मतलब सिर्फ सोल्यूशंस तक के लिमिटेड है, इससे ज़्यादा नहीं वो कर सकते. इसमें गैसियस और लिक्विड दोनों में जा सकते हैं. ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर. ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसको हम रोक भी सकते हैं या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं. इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स. इसको हम ना रोक सकते हैं ना रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को. अगर एक बार होगी तो ये होती रहेगी. नेक्स्ट आ गया अब इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने अभी बताया कि जो विच अलाउज ओनली द सॉल्वेंट एंड नॉट द सोल्यूट टू पास थ्रू इट. मतलब वो मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सोल्यूट को अलाउ नहीं करती. सो नेचर हैज़ प्रोवाइडेड सच मेम्ब्रेन्स
बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसी मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है, जैसे कि पिग्स ब्लैडर या फिर पार्कमेंट मेम्ब्रेन जिसे हमने अभी पढ़ा था। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये एग का नॉर्मल साइज़ है, जब हमने उसको पानी में रखा तो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर गया। सो एग स्वेल्स इन वाटर, वाटर एंटर्स इनटू द एग बिकॉज ऑफ हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द एग, क्योंकि बाहर उसकी वाटर कंसनट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो अंदर भी चला गया और उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर गया। लेकिन अगर हम उसको नमक वाले पानी में डालते हैं, NaCl सोल्यूशन में डालते हैं, तो उसका साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाता है। एग श्रिंक्स इन द सॉल्ट सोल्यूशन, रीज़न वाटर कम्स आउट ऑफ द एग, क्योंकि उसने पानी को सोख लिया, बाहर निकाल लिया बिकॉज ऑफ हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द एग, क्योंकि अंदर पानी की कंसनट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी, बाहर कम थी, इसकी वजह से वो बाहर आ गया। तो ये ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके बारे में सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसमें से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया क्या होता है, नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सोल्यूशन ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू इट इज अ मेजर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब प्रेशर जो है वो लगता है, प्रेशर लगाएंगे किसी चीज़ पे तो ऑस्मोसिस हो जाती है ना, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो मेंटेन करके रखना है ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू इट, अंदर जाने के लिए, वो क्या है, मेजर करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट इज अ लिक्विड वन, ऊपर से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, बीच में क्या दी हुई है, SPM दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के ऊपर यहाँ पे पाई लग रहा है, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। अब ये मेम्ब्रेन का काम क्या है, या तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, राइट। कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से कम वाली जगह पे जाना ये शुरू कर देगा, राइट, फ्रॉम या कम से ज़्यादा वाली जगह पे जाना शुरू करेगा। तो ऊपर से दोनों तरफ से प्रेशर लग रहे हैं, राइट। तो मिनिमम एक्सेस प्रेशर मतलब कम से कम और ज़्यादा प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू वो सोल्यूशन, सोल्यूशन के ऊपर जो अप्लाई करते हैं, टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट, ताकि ये इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगाया हुआ है, पाई भी लगाया है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर भी लगाया हुआ है। अब इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं ऊपर से भी और यहाँ से मेम्ब्रेन का भी, कि ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे मूव ही नहीं कर पाते, ये मूवमेंट हो ही नहीं पाती। मिनिमम एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सोल्यूशन, ऊपर से लग रहा है जो, टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट, ताकि सॉल्वेंट इसमें से मूव ना कर पाए इनटू इट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे अकेला P एटमॉस्फेरिक था, यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर भी लग रहा है, जिसने इसको मूव ही नहीं करने दिया। इस वजह से इसको हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ अप्लाई टू द सोल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, इट इज जनरली डिनोटेड बाय पाई। नेक्स्ट आ गया वांट ऑफ फैक्टर। तो इसके लिए जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर उन्होंने कहा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है कि नहीं, जैसे पीछे हमने करा, तो यस इट इज़ ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू द CRT, C इज कंसेंट्रेशन, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, R एंड T दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट। सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और कंसेंट्रेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मोलर्स पे, मोल्स पे। तो मोल्स इज ऑल्सो नंबर, राइट, सो इट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसकी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है कि हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं मोलर मास को इसमें से। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है पाई इज इक्वल टू CRT, C इज इक्वल टू N अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सो पाई इज इक्वल टू N अपॉन VRT, पाई V को इकट्ठा कर दो, इज इक्वल टू NRT। इस इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N जो है उसको फाइंड आउट करने का तरीका आपको पहले भी पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू WBRT अपॉन VMB, या फिर हमने इसमें से MB निकालना है, मोलर मास निकालना था, तो इसको एक साइड पे रख के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कंडीशंस क्या हैं कि जो वैल्यू है मोलर मास की वो एक्यूरेट आए। सबसे पहले तो सोल्यूशन क्या होना, सोल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, मिक्स ना हो किसी में हो। दूसरा, सोल्यूट मस्ट बी डाइल्यूट, पानी हो उसमें। कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन द सोल्यूशन शुड नॉट बी मोर देन 5%, ज़्यादा सोल्यूट की अमाउंट जो है 5% से ज़्यादा ना हो। सोल्यूट शुड नॉट अंडरगो आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सोल्यूशन, ना तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएट हो, टूटे, या फिर एसोसिएट हो,
ये 3 कंडीशंस जहाँ पे होंगी वहाँ पे मोलर मास की वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आएगी। सो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैन वी गेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास। Thank you. For more videos, subscribe to the channel Science Veda.